लास्ट डिस्कशन जो किया था वो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस डिस्कस किया था लास्ट। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो बेसिक टर्म्स है पहले इस चैप्टर में, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं पूरी। आज मैं डिस्कस करूंगी एक तो डिसऑर्प्शन, जो वैसे मैं कल डिस्कस कर चुकी थी आपके साथ, उसके अलावा और जो टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एक बार डिसऑर्प्शन को मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एक बार दोबारा से हम डिसऑर्प्शन को रिपीट करके आगे बढ़ेंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं टर्म डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन डिसऑर्प्शन में मैंने आपको बताया था कि जो एज और बेट की सरफेस है, एक तो एज और बेट है और एक एज और बेंट है। एज और बेट की सरफेस पर एज और बेट एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, तो एज और बेंट की सरफेस से जब एज और बेट उसकी सरफेस को छोड़कर चला जाए, रिमूव हो जाए उसकी सरफेस से, तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था कि डिसऑर्प्शन बताया था। इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था डिसऑर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, the process of decrease in concentration of adsorbate from the surface of adsorbent is called desorption। तो डिसऑर्प्शन प्रोसेस में क्या बताएंगे, रिमूवल ऑफ adsorbed molecule। Desorption is the process in which removal of adsorbate molecule, removal of adsorbate molecules, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आप कुछ भी कह सकते हो, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की सरफेस से एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स या एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसऑर्प्शन। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, डिसऑर्प्शन। अब हम बात करेंगे एक और न्यू टर्म जिसका नाम है जॉर्प्शन। एक और न्यू टर्म मैं डिस्कस करूंगी जिसका नाम है जॉर्प्शन। जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेस जब साइमल्टेनियसली होते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन। When both adsorption and absorption take place simultaneously, then it is called jobtion। तो उसे हम क्या कहेंगे, जॉर्प्शन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन प्रोसीड साइमल्टेनियसली। दोनों प्रोसीड करेंगे कैसे, साइमल्टेनियसली प्रोसीड करेंगे, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जॉर्प्शन। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं जॉर्प्शन प्रोसेस को कि जॉर्प्शन कहाँ होता है, जहां एडजॉर्प्शन भी हो रहा हो, जहां जॉर्प्शन भी हो रहा हो। उन दोनों प्रोसेसेस को एक साथ देखने वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में जो फैब्रिक्स है, मार्केट में फैब्रिक्स पे कलर किया जाता है। हम जो फैब्रिक पहनते हैं वो कलर किए जाते हैं मार्केट में। तो फैब्रिक्स को कलर करने में क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं मैंने एक फैब्रिक लिया, मुझे उसको व्हाइट कलर का फैब्रिक है, मुझे उसको ब्लैक कलर का फैब्रिक करना है, या मुझे उसको ब्लू कलर का फैब्रिक करना है, या फैब्रिक को भी छोड़ो, एक कॉटन ले लेते हैं। कॉटन तो सबने देखी है। उस कॉटन को मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसमें मैंने वाटर लिया, वाटर में एक स्पेसिफिक कलर को डिसॉल्व कर दिया, किसी भी एक स्पेसिफिक कलर को डिसॉल्व कर दिया, ब्लू कलर, पिंक कलर, कोई भी एक कलर डिसॉल्व कर दिया। उस कलर्ड वाटर में मैंने कॉटन को क्या कर दिया, उस कलर वाटर में मैंने कॉटन को क्या कर दिया, डिप कर दिया। तो कॉटन क्या करेगी, जितना भी कलर वाटर होगा कॉटन उस कलर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो सारा जो वाटर है वो कॉटन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब आप कॉटन को प्रेस करते हैं तो उसमें से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जितना वो वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कॉटन में कैसा कलर गया, कॉटन में कौन सा वाला वाटर गया, कलर वाला वाटर गया। तो उसने कलर वाले वाटर को एब्जॉर्ब किया। अच्छा, जो कॉटन की ऊपर से सरफेस है, आप ऊपर से भी तो कॉटन की सरफेस है, आप देखेंगे ऊपर से भी कॉटन की सरफेस पर कलर एब्जॉर्ब हो चुका है।
तो कॉटन ने उस कलर को एब्जॉर्ब भी किया है, कलर वाटर को, और कलर वाटर को उसने एब्जॉर्ब भी किया है अपनी सरफेस पर। तो कॉटन और फैब्रिक, फैब्रिक में आप देखेंगे कि फैब्रिक में जो भी कपड़ा आप कलरफुल पहनते हैं, जो भी कलरफुल फैब्रिक्स आप पहनते हैं, उसमें उसके एक एक थ्रेड में कलर होता है। आप उसकी सरफेस से देखें, आप उसके एक एक थ्रेड को निकाल कर देखें अंदर से, तो वो एब्जॉर्ब भी करता है फैब्रिक कलर को और उसको एब्जॉर्ब भी करता है। तो जहां एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? जॉर्प्शन कहते हैं। ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहेंगे? जॉर्प्शन। So when both adsorption and absorption processes proceed simultaneously, that is called absorption. इसको हम क्या बोलेंगे? जॉर्प्शन। तो आई थिंक सबको डिसॉर्प्शन और जॉर्प्शन का मतलब क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख देती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ जॉर्प्शन इज डाइंग ऑफ फैब्रिक्स। एग्जाम्पल ऑफ जॉर्प्शन इज डाइंग ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक को हम जो डाई करते हैं, इस प्रोसेस को हम जॉर्प्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जॉर्प्शन। तो मेरे हिसाब से आपको एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, जॉर्प्शन, ये जो चार बेसिक टर्म मैंने आपके साथ क्लियर किए हैं, ये आपको मतलब क्लियर हो गया होगा कि जॉर्प्शन का मतलब क्या है, डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब यहां से हम बात करेंगे फर्दर, एड्जॉर्प्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री है वो किस पर टिका हुआ है? एड्जॉर्प्शन पर, क्योंकि एड्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। हमें डिसॉर्प्शन नहीं करना। जॉर्प्शन कर सकते हैं पर डिसॉर्प्शन नहीं करना। डिसॉर्प्शन का मतलब तो ये है कि एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट की सरफेस को छोड़कर जा रहा है। हमें एड्जॉर्प्शन करना है। हमें सारे वो फिनोमिनास पढ़ने हैं जिसमें सरफेस फिनोमिना हो, जो सरफेस पर आके पार्टिकल दूसरी सरफेस के सब्सटेंस पर आके पेस्ट हो जाए। हमें वो सारे प्रोसेस पढ़ने हैं। तो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सोनिया मैम कनेक्ट नहीं हो रहा, एक मिनट बेटा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन के टाइप्स की। अब एड्जॉर्प्शन के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन आर ऑफ टू टाइप्स। एड्जॉर्प्शन के कितने टाइप्स है? एड्जॉर्प्शन के दो टाइप है। एड्जॉर्प्शन आर ऑफ टू टाइप्स। अब यहां पर बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके से समझिएगा इसे। एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन आर ऑफ टू टाइप्स। जो आपका एड्जॉर्प्शन है वो दो टाइप का है। सबसे फर्स्ट जो एड्जॉर्प्शन है वो आपका है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फर्स्ट वाला कौन सा है? जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन के साथ साथ इसका एक और मैं नेम बता देती हूँ, जो साइंटिफिकली इसका नाम यूज किया जाता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन का। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एक और नाम है जिसको बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्या मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात करूं, फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन, इसी को हम बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहूं या फिजिजॉर्प्शन कहूं, एक ही बात है। सेकेंड जो एड्जॉर्प्शन है आपका वो है केमिकल एड्जॉर्प्शन। कौन सा एड्जॉर्प्शन? केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जिसको मैंने कहा साइंटिफिकली फिजिजॉर्प्शन, एंड सेकंड इज केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसको हम बोलते हैं कीमीजॉर्प्शन। केमीजॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन एंड केमीजॉर्प्शन। इसका साइंटिफिक टर्म मैंने केमीजॉर्प्शन लिखी है और इसकी साइंटिफिक टर्म मैंने फिजियोजॉर्प्शन लिखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो सकता है इससे बने और हो सकता है क्वेश्चन सिंपल आपसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस पर क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो हो सकता है वो साइंटिफिक टर्म्स को यूज कर ले, हो सकता है वो सिंपल टर्म्स को यूज कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो क्यों होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्या बेसिक डिफरेंस इन दोनों में, तो एक बार ध्यान से समझते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन कब होता है? जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स जब आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, जिससे एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल जब एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर टकराता है तो उनके बीच में क्या होता है? एक फोर्स होती है।
उस फोर्स से एडजॉर्बेंट का मॉलिक्यूल एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट की सरफेस पर नहीं रुकेगा, तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल एडजॉर्बेट की सरफेस पर स्टे करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने पढ़ा है 11th क्लास में, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन मैंने बताया एडजॉर्बेट एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट are held together by weak van der Waals force ऑफ अट्रैक्शन। एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल एडजॉर्बेट की सरफेस पर रुका हुआ है वीक वॉन डर वाल फोर्स की वजह से। सबसे वीकेस्ट फोर्स वॉन डर वाल फोर्स होती है, तो वॉन डर वाल फोर्स की वजह से एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस पर रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा। अब वो केमिकल बॉन्ड में भी कोवलेंट हो, किसी भी तरीके का एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई बॉन्डिंग नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, मान के चलते हैं मैंने एक ग्लास में केरोसिन ऑयल को फिल किया, तो एक ग्लास में केरोसिन ऑयल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। केरोसिन का जो फॉर्मूला है उसमें बहुत सारे एलिमेंट आपस में बॉन्ड से केमिकल ऑयल को फॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन केरोसिन ऑयल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वॉन डर वाल फोर्स से जुड़ा हुआ है। एक ग्लास में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है केरोसिन ऑयल के, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं वो वॉन डर वाल फोर्स से जुड़े हुए हैं। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होती है जिसको हम कोहेसिव। आयुषी, आपको प्रॉब्लम आ रही है बेटा? बेटा आपकी तरफ से हो सकता है नेटवर्क रेयर हो रहे हो, क्योंकि बाकी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी है। क्या सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? तो बेटा एक काम करो, आयुषी दोबारा से आओ, रिकनेक्ट करो एक बार दोबारा से। आयुषी, चलिए। तो मैंने आपको बताया कि दो टाइप की फोर्स होती है, कोहेसिव फोर्स होती है, एक एडहेसिव फोर्स होती है। कोहेसिव फोर्स कब होती है? जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होती है। जैसे मैंने एक ग्लास में पानी लिया, तो एक ग्लास में पानी का एक मॉलिक्यूल नहीं है, पानी की बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। तो पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोहेसिव फोर्स से कनेक्ट है, वॉन डर वाल फोर्स से कनेक्ट है। वहां वैसे कोई फोर्स नहीं है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है। एक पानी के मॉलिक्यूल का दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं है वहां पर। वहां सिर्फ एक जनरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम वॉन डर वाल फोर्स कह रहे हैं, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वॉन डर वाल फोर्स, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में एक केमिकल बॉन्डिंग होगी, मे बी कोवलेंट, मे बी आयनिक, मे बी कोऑर्डिनेट, किसी भी तरीके की बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब बॉन्डिंग वॉन डर वाल फोर्स के कंपैरिजन में बाकी जितनी भी बॉन्डिंग है वो सब स्ट्रॉन्ग होती है। वॉन डर वाल फोर्स के कंपैरिजन में जितनी भी केमिकल बॉन्डिंग है, चाहे वो कोवलेंट हो, चाहे वो आयनिक हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, सबकी सब स्ट्रॉन्ग होती है। तो एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट के साथ में जुड़ेगा किसी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन से, और वो वीक वॉन डर वाल फोर्स नहीं होगी, वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके की केमिकल बॉन्डिंग होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टूगेदर, adsorbate plus adsorbent are held together are held together are held together by weak by strong chemical bond, by strong chemical bond, कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में प्रेजेंट होगा।
और यहाँ मैंने आपको बताया यहाँ कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बना है, ना केमिकल बॉन्ड बना है, ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ना आपका आयनिक बॉन्ड बना है। यहाँ कोई बॉन्ड बन रहा है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। तो ये वीक वॉन्डरवॉल फोर्स से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये डिफरेंस है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में ये डिफरेंस है। तो कहाँ कहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, कहाँ कहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, फिजिकल आप अपनी डेली लाइफ में अगर देखें तो कहाँ कहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन, कहाँ कहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स between adsorbate and adsorbent molecules, adsorption are of two types. नेचर ऑफ फोर्स के बिहाफ पर, आपने नेचर ऑफ फोर्स के बिहाफ पर एडजॉर्प्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। और नेचर ऑफ फोर्स आप किसके बीच में देख रहे हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में देख रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ, depending upon the nature of force between adsorbate and adsorbent molecules, depending upon the nature of force between adsorbate and adsorbent molecules, adsorption are of two types. नेचर ऑफ फोर्स के बिहाफ पर आपने डिवाइड किया है, adsorption are of two types. तो किसके बिहाफ पर हमने डिवाइड किया है एडजॉर्प्शन को, दो कैटेगरी में, नेचर ऑफ फोर्स के बिहाफ पर आपने डिवाइड किया है। ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ फोर्स के बिहाफ पर, यहाँ वीक फोर्स है वॉन डेर वाल्स फोर्स और यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग वाली फोर्स है, आर ऑफ टू टाइप्स। अब अगर मैं आपसे जनरल डिस्कशन करूं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, केमिकल एडजॉर्प्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो एक जनरल एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन में मैं बात करूं तो आप देखें जो जहां पर कोल फैक्ट्रीज होती है या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर बहुत हार्मफुल गैसेस लिबरेट होती है, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जहां पर हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत हार्मफुल गैसेस लिबरेट होती हैं। तो वहां जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है जो उस इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो भी तो क्या करेगी, उस गैसेस को इनहेल करेगी, उन हार्मफुल गैसेस को इनहेल करेगी, तो उनकी बॉडी कोई सेफ तो नहीं है। तो ऐसे केसेस में वो वर्कर्स क्या करते हैं, अपनी नोज पर एक मास्क लगाते हैं। वो जो मास्क बना होता है वो एक स्पेशल कैटेगरी का मास्क होता है, वो एक स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के बेस पर, जिस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं उस इंडस्ट्री के बेस पर स्पेसिफिकली डिजाइंड होता है वो मास्क। उस मास्क में क्या होता है, जहां पर हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोज के जो दो पोर्स होते हैं, उस जगह पर उस एरिया पर स्पेसिफिकली मास्क का जो पार्ट होता है उसमें चारकोल पाउडर भरा होता है। क्या भरा होता है, चारकोल पाउडर। वो जो चारकोल पाउडर है वो क्या करता है, जो हार्मफुल गैसेस आ रही होती हैं, जितनी भी हार्मफुल गैसेस आ रही होती हैं, उन सारी हार्मफुल गैसेस को चारकोल पाउडर अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। अपनी सरफेस पर चारकोल पाउडर क्या कर लेता है, सारी हार्मफुल गैसेस को, सारी हैवी गैसेस को, हार्मफुल गैसेस को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब सारी गैसेस, हार्मफुल गैसेस उसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गई, सारी हैवी गैसेस, जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं ऑलमोस्ट हैवी होती है नेचर में, जैसे H2 तो बहुत लाइटर गैस है। ऑक्सीजन भी अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस भी कैसी है, ऑक्सीजन गैस भी लाइटर है, उतनी हैवी नहीं है। बाकी जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो कैसी होती हैं, वो हैवी होती हैं। तो O2 गैस को चारकोल पाउडर क्या नहीं कर पाता, उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो O2 गैस उस मास में से, चारकोल वाले मास में से अंदर पास होती रहती है और आप प्रॉपर ब्रीथिंग, वो जो वर्कर है वो प्रॉपर ब्रीथिंग करता रहता है। लेकिन जितनी भी हार्मफुल गैसेस थी, हैवी गैसेस, वो चारकोल पाउडर के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। वो सारी गैसेस नोस्ट्रिल के कांटेक्ट तक भी नहीं पहुंच पाती। तो वो सारी हार्मफुल गैसेस को वो वर्कर, वो लेबर इनहेल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ सेफ रहती है।
अब ये जो मास्क है, क्या मैं ये कहूं कि वो 100% सिक्योर मास्क है, बिल्कुल भी हार्मफुल गैसेज इनहेल नहीं होगी, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ 95% 98% वो मास्क वर्क करता है। तो वहां पर जितनी भी चारकोल ने जितनी भी हैवी गैसेस को एब्जॉर्ब किया है, तो चारकोल पाउडर और गैस के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई है, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई है। वो चारकोल पाउडर उस गैस के साथ में, गैस के मॉलिक्यूल के साथ में जस्ट एक वीक वॉन्डर वॉल फोर्स बना के साथ में जुड़ा हुआ है। आसानी से वो गैसेस चारकोल पाउडर के साथ डिटैच हो सकती है, आसानी से उसका डिसॉर्प्शन हो सकता है। तो ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये एक स्पेसिफिक टाइप का मास्क मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक टाइप का मास्क है जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली डिजाइन होता है और हार्मफुल गैसेस को इनहेल करने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस मास्क में चारकोल पाउडर को फिल करते हैं और चारकोल पाउडर उन गैसेस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्बेट जो है वो गैसेस है और चारकोल पाउडर वहां पर एब्जॉर्बेंट है। तो एब्जॉर्बेंट के साथ वहां पर वीक वॉन्डर वॉल फोर्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहा है, कोई नया कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हो रही। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपसे केमिकल एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल की बात करूं, तो आपने 11th क्लास में सुना है, इवन मैंने अभी प्रीवियसली भी चैप्टर में बात करी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी मैंने कहीं डिस्कस किया है आपसे कि जो हाइड्रोजन गैस होती है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकेल प्लेटिनियम पैलेडियम ये मेटल क्या कर लेती हैं, हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करा लेती है। तो H2 गैस निकेल की सरफेस पर या प्लेटिनियम मेटल की सरफेस पर या पैलेडियम मेटल की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रहा है और H2 उनके साथ में एक केमिकल बॉन्ड बना रहा है। H2 गैस उनके साथ में केमिकल बॉन्डिंग बना रही है और केमिकल बॉन्डिंग के साथ H2 गैस निकेल के साथ, प्लेटिनियम के साथ, पैलेडियम मेटल के साथ में एब्जॉर्ब हुआ है। तो H2 का मेटल के साथ में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो केमिकल एब्जॉर्प्शन है। और अभी मैंने जो आपको बताया कि चारकोल का हैवी गैसेस का चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब होना फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल में आपको जनरल एक डिफरेंस समझ में आया होगा। यस, चारकोल वाला एग्जांपल किस में आ सकता है, जॉप्शन में? नहीं, जॉप्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि चारकोल पाउडर वो जो गैस है, हैवी गैस है, जिसको हमें इनहेल नहीं करना है, उसे वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसे सिर्फ वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑक्सीजन इज नॉट अ हार्मफुल गैस, मुझे हार्मफुल गैसेस को ओनली एब्जॉर्ब करना है, हार्मफुल गैसेस अंदर नहीं जानी चाहिए, मुझे बाकी किसी भी गैस से मतलब नहीं है, हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब होनी चाहिए, वो एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। तो चारकोल इसलिए यूज किया गया है कि सभी हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब हो, एब्जॉर्ब नहीं। अगर मुझे हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब भी कराना होता तो मैं जॉब्शन कहती। पुष्कर, मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो आपको फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में हालांकि कोई आपसे एग्जांपल पूछेगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली जहां ये यूज हो रहा है वो मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस किया, जिससे आपको इस चैप्टर का एम पता होना चाहिए कि जितने भी चैप्टर्स केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं केमिकली उनका यूज हो रहा है। अब बेसिकली यहाँ पर 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, कई बार 3 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस और बताइए। ये तो मैंने सिर्फ फोर्स के ब्याह पर दो कैटेगरी में एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को डिवाइड कर दिया, एब्जॉर्प्शन फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिवाइड किया फोर्स के ब्याह पर। बाकी क्या डिफरेंस है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में, तो एक एक डिफरेंस को हम डिटेल में समझेंगे। जितने अच्छे से आपको ये डिटेल क्लियर होगी उतना अच्छे से ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। तो डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन
एंड केमिकल एडजॉर्प्शन एक एक डिफरेंस को ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें, फर्स्ट डिफरेंस पहले हम एब्जॉर्प्शन को लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं और एडजॉर्प्शन को हम राइट साइड में लिख लेते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन को मैं लेफ्ट साइड में लिख रही हूँ और केमिकल एडजॉर्प्शन को मैं राइट साइड में लिख रही हूँ। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और मैंने राइट साइड में लिख लिया केमिकल एडजॉर्प्शन। अब हम डिफरेंस की बात करेंगे, एक एक डिफरेंस को ध्यान से समझिएगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है आपका, जनरली मैंने आपको बताया कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में किस टाइप की फोर्स होती है, वीक वॉन डेर वाल फोर्स होती है। यहाँ पर कौन सी फोर्स होती है, वीक वॉन डेर वाल फोर्स। मैंने अभी आपको इलेबोरेट करके बात बताई थी, देयर आर वीक वॉन डेर वाल फोर्सेज बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सी फोर्स है, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स है वो फोर्स है वीक वॉन डेर वॉल फोर्स। अब आप इसको थ्योरेटिकल पॉइंट में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। इसको मैंने जस्ट आपको सिंपल फॉर्म में लिख दिया है, आप इसको पूरा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं पॉइंट को। देयर आर वीक वॉन डेर वाल फोर्सेज बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल। समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ ऐसे लिखा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है। तो देयर आर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आर टुगेदर कनेक्टेड विद स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड मोस्टली जो देखने को मिलता है वो आपको कोवलेंट मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस में आयनिक भी होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि फिक्स कोवलेंट है कि केमिकल एडजॉर्प्शन जब भी होगा तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में सिर्फ आपको कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा, समटाइम्स आपको आयनिक भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ केमिकल बॉन्डिंग से दोनों आपस में कनेक्टेड है और यहाँ वीक वॉन डेर वाल फोर्स से आपस में दोनों कनेक्टेड है। फर्स्ट पॉइंट तो हमने यहाँ पर भी समझ लिया था। अब सेकंड पॉइंट से समझते हैं कि और क्या डिफरेंसेस हैं एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में। तो सेकंड, यस बेटा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पर फिर भी जितना देख सकती हूँ, जितना सुन सकती हूँ उतना कोशिश करो, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट में अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन का बताऊं, इट इज रिवर्सिबल या इट इज रिवर्सिबल। ये जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये नेचर में कैसा है, रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल से मतलब क्या है, ये नेचर में रिवर्सिबल कैसे है, ये नेचर में रिवर्सिबल कैसे है, जैसे अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर एक वीक फोर्स प्रेजेंट है। जरा सी भी फोर्स, जरा सा भी अगर उसे टेम्परेचर कहीं से मिला तो तुरंत डिसॉर्प्शन हो जाएगा, तुरंत डिसॉर्प्शन हो जाएगा। एडजॉर्बेंट की सरफेस को छोड़कर भाग जाएगा। हल्की सी भी हीट मिली, जैसे जितनी भी गैसेस सॉलिड सरफेस पर आके क्या कर जाती है, एडजॉर्ब हो जाती हैं। तो हल्का सा भी अगर टेम्परेचर मिला तो वो सॉलिड की सरफेस पर जो गैसेस प्रेजेंट थी वो तुरंत उसकी सरफेस को छोड़ के चली जाएंगी। तो ये जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करूं तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, क्योंकि वहां पर केमिकल बॉन्ड बन गए हैं। जब तक आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, और जब तक बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे तब तक डिसॉर्प्शन नहीं होगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर वहां डिसॉर्प्शन नहीं होता, तो जनरली हम उसको रिवर्सिबल नहीं कह सकते। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर भी यहाँ डिसॉर्प्शन हो सकता है, क्योंकि वीक फोर्स से ही तो आपस में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट कनेक्टेड है। तो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। वाइल अगर मैं बात करूं आपसे केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो केमिकल एडजॉर्प्शन कैसा होगा, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड पॉइंट देखूं तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ये नेचर में कैसा होगा, इरिवर्सिबल, और ये नेचर में कैसा है, रिवर्सिबल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये रिवर्सिबल है
तो हम ये कह सकते हैं इट इज रिलेटिवली वीक। अगर ये रिवर्सिबल है, डिसॉर्प्शन आसानी से अगर इसका हो रहा है, तो इट इज रिलेटिवली वीक और इट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। इट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। अगर ये इरिवर्सिबल है नेचर में, तो ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी तब केमिकल बॉन्ड बनेंगे, तब डिसॉर्प्शन होगा। तो नॉर्मल केसेस में डिसॉर्प्शन नहीं हो रहा उसका, इसका तो नॉर्मली डिसऑर्प्शन होने के चांसेस है। फोर्थ पॉइंट अगर मैं यहां पर आपसे डिस्कस करूं, फोर्थ पॉइंट है जितना भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर्ड हो सकता है। कैसा हो सकता है? मल्टी लेयर्ड। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन यूनी लेयर्ड होता है। क्या मतलब है यूनी लेयर्ड से, क्या मतलब है मल्टी लेयर्ड से? जैसे मैंने आपसे कहा ये एक सरफेस है और इस सरफेसेस पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एड्जॉर्प्शन जब होगा तो ये एड्जॉर्बेंट की सरफेस है, इस पर एड्जॉर्बेट आकर क्या होता जा रहा है? पेस्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है। ये अभी ये लेयर कंप्लीट हो चुकी है, सपोज ये सरफेस पूरी तरीके से फिल हो चुकी है। अब बाकी का जो एड्जॉर्बेट आएगा वो एड्जॉर्बेट इसके ऊपर और आ सकता है और एक लेयर बना सकता है। इस तरीके से एक लेयर बन सकती है कि ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई, फिर सेकंड लेयर पे थोड़े से मॉलिक्यूल्स आ गए, फिर थर्ड लेयर पर मॉलिक्यूल्स आ गए, गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर भी आने लग गए। जैसे कोहेसिव फोर्स से ये आपस में अट्रैक्ट होने लगे। कोहेसिव फोर्स भी क्या है? यहाँ पर वीक वॉन डेर वाल फोर्स है। तो ये मल्टी लेयर्ड हो सकता है ये प्रोसेस कैसा हो सकता है? मल्टी लेयर्ड। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में अगर मैं बात करूं, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में अगर आपकी सरफेस एरिया इतना अवेलेबल है और अगर एड्जॉर्बेट इस पूरे सरफेस एरिया को के साथ में पूरे सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर चुका है एक केमिकल बॉन्ड के साथ, हर एड्जॉर्बेट ने मॉलिक्यूल ने एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बनाया है और पूरी सरफेस कवर हो चुकी है। अब अगर ऊपर से कोई एड्जॉर्बेट आएगा तो वो अब इसकी सरफेस पर पेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एड्जॉर्बेट के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्डिंग है और पूरी एड्जॉर्बेंट की सरफेस एड्जॉर्बेट से कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो एड्जॉर्बेट है वो कोई केमिकल बॉन्ड एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ नहीं बना सकता। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये यूनिलेयर्ड प्रोसेस है। ये मे बी मल्टी लेयर्ड, ये आपको ज्यादातर कैसा देखने को मिलेगा? मल्टी लेयर्ड। लेकिन फर्स्ट लेयर की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप ऊपर की लेयर बनाते जाएंगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, पर फिर भी हम इसको मल्टी लेयर्ड कह सकते हैं। हम इसको कभी भी मल्टी लेयर्ड नहीं कह सकते, इट इज ऑलवेज यूनी लेयर्ड। तो फोर्थ पॉइंट में अगर मैं आपको बात करूं तो इट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज मल्टी लेयर्ड। इट इज मल्टी लेयर्ड and it is unilayered. It is always unilayered. It is always unilayered. ये ऑलवेज कैसा होता है? यूनिलेयर्ड। और ये ऑलवेज कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा फोकस करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन का होना कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। जबकि मैंने एब्जॉर्प्शन में आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ना तो एंडोथर्मिक होता है ना ही एक्सोथर्मिक होता है। बट मैंने आपको एब्जॉर्प्शन में बताया था कि एब्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस बताया था? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है हीट रिलीज हो रही है, और अगर आपके सिस्टम की हीट रिलीज हो रही है तो आपका सिस्टम स्टेबल हो रहा है। सिस्टम अपने आप को स्टेबल करने के लिए सिस्टम की जिस सिस्टम पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, जिस सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, वो सिस्टम की सरफेस अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो एड्जॉर्प्शन कर रही है। तो एड्जॉर्प्शन से सिस्टम की सरफेस को स्टेबिलिटी मिलती है और इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और यहाँ पर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, या फिर हम उसे कह सकते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है? The heat change taking place when 1 mole of adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent. जब किसी एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर 1 मोल एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होते हैं, उस
ड्यूरिंग जितनी भी हीट एनर्जी रिलीज होती है, उस दौरान जितनी भी हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। चेस्टा, चेस्टा अटेंडेंस ले लेना बेटा एक बार। चलिए बाकी आ जाएंगे। स्क्रीन सबको क्लियर? स्क्रीन सबको क्लियर? स्क्रीन और वॉइस सबको क्लियर है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर हम एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर 1 मोल एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्ब कराते हैं, जब हम एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर 1 मोल एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्ब कराते हैं, तो जो आपकी हीट रिलीज होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन? द हीट चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेट इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो अगर मैं शॉर्ट में यहाँ आपको समझा दूं, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन का मतलब है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, ये आपकी एक सरफेस है, ये आपकी एड्जॉर्बेंट की सरफेस है, एड्जॉर्बेंट, और इस एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर जो एड्जॉर्बेट आ रहा है वो एड्जॉर्बेट का अमाउंट कितना होना चाहिए? एड्जॉर्बेट का जो अमाउंट है वो 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मोल। एड्जॉर्बेट इज 1 मोल ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। अब जो हीट रिलीज होगी, अब जो यहां से जो हीट रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज during this process, during this process is called enthalpy of adsorption। एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर जब 1 मोल एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब करेगा तो जो अमाउंट में हीट रिलीज होगी उसे आप एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कह रहे हैं। उसे आप क्या कह रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो आप एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन एक एनर्जी है, अमाउंट ऑफ हीट एक एनर्जी है, तो आप इसको किसकी टर्म में लिख सकते हैं? जूल पर मोल की टर्म्स में लिख सकते हैं, किलो जूल पर मोल की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन आपको मैंने बताया था कि वीकेस्ट फोर्स से एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर जुड़ा है। तो जब वीक फोर्स है, तो जब एड्जॉर्बेंट की सरफेस को छोड़ के जाएगा तो उसके आने से उतनी स्टेबिलिटी भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जब एड्जॉर्बेट केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा एड्जॉर्बेंट के साथ और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेंट के साथ में ज्यादा स्टेबिलिटी फील नहीं कर रहा है, और जहां ज्यादा स्टेबिलिटी फील नहीं होगी वहां उसके जाने से ज्यादा अमाउंट में हीट भी लिबरेट नहीं करेगी। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या होता है? लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन लाई, मतलब एक रेंज में आपको बता देती हूँ कितनी रेंज के बीच में लाई करता है।
लगभग मैं बात कर रही हूं -20 किलो जूल पर मोल टू -40 किलो जूल पर मोल। -20 किलो जूल पर मोल से लेकर -40 किलो जूल पर मोल। माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि जिस समय एनर्जी रिलीज होती है साइन माइनस का लगता है, जब एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो साइन प्लस का लगता है। तो जब एक मोल सब्सटेंस, एक मोल एडजॉर्बेंट की सरफेस को छोड़कर जाएगा तो लगभग इतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा तो। -20 से लेकर -40 के बीच में वो रेंज लाया करेगी। हो सकता है -30 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी रिलीज हुई, हो सकता है -38 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की रेंज है वो बहुत कम है। लेकिन अगर मैं केमिकल एडजॉर्प्शन में बात करूं तो वहां पे डिसॉर्प्शन होना बड़ा मुश्किल काम है। एडजॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन के लिए आपको बहुत एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी आप उसको एब्जॉर्ब कराएंगे, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कराएंगे डिसॉर्प्शन कराने के लिए? जितनी एनर्जी एडजॉर्प्शन प्रोसेस में रिलीज हुई है, जितनी प्रोसेस एडजॉर्प्शन प्रोसेस में होने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी जब एब्जॉर्ब कराएंगे तब डिसॉर्प्शन होगा। इसका डिसॉर्प्शन तो आसानी से हो जाता है, लेकिन इसका डिसॉर्प्शन आसानी से नहीं होता, ये ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है डिसॉर्प्शन में। क्यों? क्योंकि एडजॉर्प्शन प्रोसेस में इसने बहुत सारी एनर्जी को लिबरेट किया है। तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो बहुत हाई होता है। हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब यहां पे थोड़ा सा फोकस करना मेरी बात को। यहां जो रेंज में आपको बता रही हूं वो रेंज में आपको बता रही हूं -80 किलो जूल पर मोल से लेकर -240 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, मतलब -240 किलो जूल तक एनर्जी रिलीज हो जाती है केमिकल एडजॉर्प्शन में। जब एडजॉर्प्शन होता है केमिकल तो इतनी एनर्जी रिलीज हो सकती है। एक मोल एडजॉर्बेट जब इसकी सरफेस को छोड़कर जाएगा तो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर एब्जॉर्ब होगा तो इतनी एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है। अब यहां पर जो ये रेंज दे रखी है ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखी है। फिजिकल में तो यही दे रखी है रेंज, लेकिन केमिकल में अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेंज बता रखी है। आप किसी बुक्स को फेवर नहीं करेंगे, आप सिर्फ एनसीईआरटी को फेवर करेंगे, और एनसीईआरटी में जो रेंज लिखी हुई है वो -80 किलो जूल से -240 किलो जूल पर मोल लिखी हुई है। आप इसी रेंज को पेपर में लिख कर आएंगे और कोई रेंज आप पेपर में नहीं लिखेंगे। मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी? आप इसी रेंज को पेपर में लिखेंगे, आप किसी दूसरी रेंज को पेपर में नहीं लिखेंगे। और किसी बुक्स में, जैसे मैं बता देती हूँ, कुछ किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है -200 किलो जूल पर मोल से -400 किलो जूल पर मोल, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आपको फॉलो नहीं करना है, आपको वही रेंज फॉलो करनी है जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ये वाली रेंज फिजिकल एडजॉर्प्शन की तो सब जगह सेम है, कि हर बुक में सेम है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन की रेंज अलग अलग बुक्स में अलग अलग शो करी हुई है। तो आप सिर्फ इसी रेंज को शो करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन में। वैसे एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि केमिकल एडजॉर्प्शन में एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होता है, और फिजिकल एडजॉर्प्शन में एंथैल्पी जो होती है वो लो होती है। तो लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इन केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? लास्ट पॉइंट में एक और पॉइंट डिस्कस करूंगी, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के डिफरेंस का एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। 6 नंबर पॉइंट, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता, अभी एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। बट केमिकल एडजॉर्प्शन इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये नेचर में स्पेसिफिक होता है। ये नेचर में कैसा होता है? स्पेसिफिक। क्या मतलब है, दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा जो वाटर है, वाटर, ज्यादातर वाटर में ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी सरफेस पर वो ज्यादातर चीजों में एब्जॉर्ब भी हो जाता है और ज्यादातर सरफेस पर एब्जॉर्ब भी हो जाता है। वाटर में एक कैपेसिटी है कि वो सभी सरफेसेस पर लगभग एब्जॉर्ब हो जाता है। आप अगर देखें
लकड़ी के ऊपर पानी डाले तो लकड़ी पर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, आप अपनी टेबल के ऊपर वाटर डाले तो वहां पर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, आप फर्श पे वाटर डाले तो वहां भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ज्यादातर वाटर में एक टेंडेंसी है कि वो किसी भी जगह पर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और जो गैसेज हैं वो भी लगभग हर जगह पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में की अगर मैं बात करूं, अगर एड्जॉर्बेट का नेचर एड्जॉर्बेंट के नेचर से मैच नहीं करता तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। केमिकल बॉन्डिंग तो वहीं बनेगा जहां पर एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को लाइक कर रहा है। जैसे लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट में अगर अप्लाई करूं, या फिर मैं आपको बताऊं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि केमिकल रिएक्शन के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। तो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनने के लिए ओरिएंटेशन फैक्टर प्रॉपर होना चाहिए, ओरिएंटेशन फैक्टर के साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एक हर केमिकल रिएक्शन की एक एक्टिवेशन एनर्जी स्पेसिफिक होती है, फिक्स होती है। उतने रेंज में अगर उस केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए तो वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। तो वो सारी चीजें स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए, स्पेसिफिक एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, एड्जॉर्बेट का नेचर एड्जॉर्बेंट के नेचर से मैच करना चाहिए। तो अगर ये सारी बातें कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक। यहाँ कोई स्पेसिफिकनेस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई स्पेसिफिकनेस से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बॉन्ड ही नहीं बनना। यहाँ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट को नहीं भी लाइक करेगा तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए एड्जॉर्बेट बैठा हो, उसके बाद चला जाए, डिसॉर्प्शन हो जाए उसके बीच में। तो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर बट इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स तभी बनेंगे जब एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट के साथ में कंफर्ट फील करेगा, एक दूसरे को लाइक करेंगे, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी प्रॉपर होगी, ओरिएंटेशन फैक्टर प्रॉपर होगा, सब कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर बट आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर हो गई? क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी जो बोर्ड में कई बार आया है। एक क्वेश्चन, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया है ये तो 100% आता ही आता है। 99% सेट में आपको फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा। फिजियोजॉर्प्शन और कीमोजॉर्प्शन में कई बार, जैसे आप PQS भी सॉल्व करेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन को अलग से डिफाइन करवा लेता है, तो डिफिनेशन हमें पता है। क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन में? द हीट एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेट इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, और एड्जॉर्प्शन इज यूजुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आप एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और जैसे बोर्ड में बनता है, उसमें पूछा जाता है व्हाई एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि वो अनबैलेंस फूड को बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि वो अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबल करना चाहता है। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में आंसर देना है, आंसर तो आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में देना है कि व्हाई एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इसको जरा साइंटिफिक लैंग्वेज में एक बार समझते हैं। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, मैं यहाँ क्वेश्चन पहले एक बार लिख देती हूँ जिससे मैं उसका आंसर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। क्वेश्चन है व्हाई एड्जॉर्प्शन, हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, हमने कल डिटेल में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में जब आंसर देना है तो उसको भी एक बार समझना होगा। तो क्वेश्चन है व्हाई एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, दिस इज द क्वेश्चन। अब आपने याद करिए एक इक्वेशन पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, 11th क्लास में एक इक्वेशन थी थर्मोडायनेमिक्स में, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। मैं एक बार इक्वेशन लिख देती हूँ, हो सकता है आपको याद आ जाए। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा S। कितने बच्चों ने इस इक्वेशन को थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में देखा है? मैं ये नहीं पूछ रही आपको आता है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप इसको डिफाइन करके बताओ या आप इसको बताओ व्हाट इज दिस। मैं बस इतना पूछ रही हूँ कितने बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन में चैप्टर में इस इक्वेशन को देखा है लास्ट ईयर। मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है आपसे, तो किसी को भी होपलेस नहीं होना है। एक बार फटाफट से हैंड रेस करके मुझे बता दो कि कितने बच्चों ने इस इक्वेशन को थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में देखा है, पढ़ा है, रीड किया है। मैं ये नहीं पूछूंगी क्या होता है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कितने बच्चों ने देखा है।
19 स्टूडेंट्स ने मुझे बोला, 20 स्टूडेंट्स, 21 स्टूडेंट्स, 22। किसने नहीं देखी इस इक्वेशन को? एक बार मैं नजर मार लूं कि किसने नहीं देखा है। आयुषी, रुद्राक्ष, कौशलेंद्र, बबीता। नहीं देखा है तो भी सच बोलना। अगर नहीं देखा है तो भी सच बोलना, क्योंकि सच बोलने की ही बात हो रही है तब से लेकर अब तक। बबीता, बेटा डिड यू सी? आप ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। कौशलेंद्र, कौशलेंद्र नहीं देखा। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष नहीं देखा। बबीता को याद नहीं है, रुद्राक्ष को याद नहीं है, कौशलेंद्र को याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा इसको एक बार समझते हैं। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमने गिव्स फ्री एनर्जी को फाइंड आउट किया था। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमने एंट्रोपी पढ़ी थी, हमने एंथैल्पी पढ़ी थी, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज। वहां ये इक्वेशन, गिव्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन हमने क्यों पढ़ी थी? ये इक्वेशन एग्जैक्टली ये बता पाती थी कि कौन सा सिस्टम स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है और कौन सा सिस्टम एग्जैक्टली स्पॉन्टेनियसली वर्क नहीं कर रहा है। हम एंथैल्पी फैक्टर से भी पता करते थे आपका सिस्टम स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। हम एंट्रोपी फैक्टर से भी पता करते थे कौन सा सिस्टम स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम की स्पॉन्टेनियस है या नहीं, फिजिबल है या नहीं, ये गिव फ्री एनर्जी देती थी। तो गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन एक हेल्महोल्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहा गया। आपसे कोई ड्राइव नहीं करवाएगा इस समय इस इक्वेशन को 12th में, लेकिन अब आपको बस इतना ध्यान रखना है, दिस इज गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो सिस्टम इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर मैं एक एक सिंबल को आपको बता दूं, डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज, T इज टेम्परेचर, और डेल्टा S इज एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज का मतलब था रैंडमनेस, हमने बहुत अच्छे से 11th क्लास में पढ़ा था, रैंडमनेस, चेंज इन रैंडमनेस। अब फोकस करना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ये प्रूव करना है व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। वी नो दैट फॉर एडजॉर्प्शन डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। नेगेटिव से मतलब है एंट्रोपी डिक्रीज होती है जिस समय एडजॉर्प्शन होता है। अच्छा, रैंडमनेस कब होती है? जब चीजें फैली हुई होती है तो रैंडमनेस ज्यादा होती है, एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। जब चीजें फैली हुई होती हैं, जब चीजें फैली हुई होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, डिस्टर्ब फेस में होती हैं, डिसऑर्डर्ड वे में होती है, बहुत सारी टर्म यूज कर रही हूँ। डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब कब होती है? डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव जब होती है जब सिस्टम डिसऑर्डर्ड वे में है। किसमें है? डिसऑर्डर्ड। जब आपका सिस्टम डिसऑर्डर्ड वे में, डिसऑर्डर्ड वे का मतलब समझिए ध्यान से, डिसऑर्डर्ड वे का मतलब है जब चीजें बिखरी हुई हैं। जैसे आप लोग जब घर में पढ़ते हैं या जिस घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो घर बिखरा हुआ होता है, वो कभी भी ऑर्डर्ड वे में नहीं होता, क्योंकि बच्चों की जो एंट्रोपी है ना वो बहुत ज्यादा होती है। एंट्रोपी का मतलब बच्चों की चीजें बिखेरने की आदत बहुत ज्यादा होती है, रैंडमनेस ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है बच्चों के पास में, वो एक जगह बैठ नहीं सकते। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है उसको डिस्टर्बिंग फेज कम पसंद आता है, ऑर्डर फेज ज्यादा पसंद आता है। आपके घर में अगर बड़े बूढ़े होंगे तो ज्यादातर एक ही जगह पे बैठे रहते होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह पर थोड़ा बहुत मूव करते होंगे, ज्यादा एनर्जी नहीं होती तो ज्यादा डिसऑर्डरनेस भी नहीं होती। छोटे बच्चे में तो इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर भागता ही रहता है, वो घर में बैठ ही नहीं सकता, वो डिसऑर्डर वे क्रिएट करता है। कभी यहाँ से ये सामान उठाया वहां फेंक दिया, वहां से उठाया यहाँ फेंक दिया, डिसऑर्डर पूरे घर को डिसऑर्डर कर देता है। तो जिस समय एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज का मतलब रैंडमनेस से है, डिसऑर्डर वे से है, डिसऑर्डर वे जितना ज्यादा होगा एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव मिलेगा। अगर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है तो ऑर्डर्ड वे है। कैसा वे है? ऑर्डर्ड। अब सोचना, नेगेटिव जिस समय ऑर्डर, कोई चीज ऑर्डर में होगी, नेगेटिव होगी, तो उस समय पर वो उसकी एनर्जी लेस होगी, लेस एनर्जी। और जिस समय डिसऑर्डरनेस होगी,
चीजें बिखर रही होंगी, वहां एनर्जी ज्यादा होगी। आप देखो अगर तूफान आता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और जब तूफान आता है तो एनर्जी ज्यादा होती है, चीजें बिखर जाती हैं, किसी का घर बिखर गया, किसी के घर टूट गया, डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, तो वहां एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको एनर्जी मिलेगी मोर, डिसऑर्डर्ड वे में एनर्जी ज्यादा होगी और ऑर्डर्ड वे में एनर्जी कम होगी। तो सोचो जरा ध्यान से, जब एड्जॉर्प्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी अगर रिलीज हो जाएगी तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, और सिस्टम स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो जिस समय आपके सिस्टम में एड्जॉर्प्शन होगा उस समय डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि एड्जॉर्प्शन होने के बाद सिस्टम स्टेबल होता है, और स्टेबल के केस में एनर्जी लेस हो जाती है, वो ज्यादातर एनर्जी को रिलीज कर देता है। ठीक है, अच्छा अब जरा सोच के बताओ, अगर एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट की सरफेस पर आ रहा है, रुक रहा है, तो अगर आपके सिस्टम की सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट की सरफेस पर रुक पाएगा? अगर आपके सिस्टम पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम, मतलब जिस सरफेस पर एडजॉर्बेट आके रुक रहा है उस सरफेस का टेम्परेचर कम होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? डिसॉर्प्शन हो जाएगा। सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रुक नहीं पाएगा एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट की सरफेस पर। तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? ये भी मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए टेम्परेचर भी। ठीक है, तो टी डेल्टा एस ये भी नेगेटिव होना चाहिए, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। तो डेल्टा एस इज नेगेटिव फॉर एड्जॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। अगर आप एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कराना चाहते हैं तो डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, अब डेल्टा एच एंथैल्पी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एंथैल्पी की। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज से मतलब क्या है? एड्जॉर्प्शन से पहले एनर्जी ज्यादा थी सिस्टम की, एड्जॉर्प्शन से पहले सिस्टम के सरफेस की एनर्जी ज्यादा थी, वो अनस्टेबल था। एड्जॉर्प्शन होने के बाद, एड्जॉर्प्शन होने के बाद सरफेस स्टेबल हो चुकी है, एनर्जी कम होगी। तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा, जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो भी किस में आएगा? एंथैल्पी चेंज कौन से वाले फैक्टर को सोनिया दोबारा समझाऊं? डेल्टा एस वाले को, टी वाले को, या डेल्टा एच वाले को? चेष्टा किसको बताना है दोबारा से बेटा? सोचो एक सॉलिड की, टेम्परेचर को दोबारा से सुनो। मान के चलते हैं एक सॉलिड सरफेस है, एक टेबल है, टेबल की सरफेस सॉलिड है, उसमें बहुत सारी गैसेस एडजॉर्ब हो रही हैं। मैंने नीचे से टेबल के नीचे एक कैंडल जला के रख दी। अब कैंडल उसकी सरफेस को गर्म कर रही है, तो जो गैसेस उसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हुई होंगी वो चली गई होंगी, डिसॉर्प्शन हो गया होगा। यस चेष्टा, क्या गैसेस मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पर रुकेंगे? तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट की सरफेस को छोड़ के चला जाता है। तो जिस समय एडजॉर्प्शन होता है उस समय सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। अगर आप सिस्टम की एनर्जी बढ़ा देंगे, सिस्टम को एनर्जी एब्जॉर्ब कराना स्टार्ट कर देंगे, तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस डिसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर शुड बी लो, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। ठीक है, अब डेल्टा एच की बात करते हैं। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है। एड्जॉर्प्शन से पहले सिस्टम की एनर्जी ज्यादा थी, क्योंकि सिस्टम की सरफेस पर ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे जिनके पास अनबैलेंस फोर्स थी, तो उनकी एनर्जी ज्यादा थी, वो बैलेंस होना चाहते थे। तो एड्जॉर्प्शन होने से पहले सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा थी, और एड्जॉर्प्शन होने के बाद सिस्टम के पास अब एनर्जी कम है। तो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज कैसा होना चाहिए? एंथैल्पी चेंज भी आपको कैसा मिलना चाहिए? नेगेटिव या पॉजिटिव? एंथैल्पी चेंज आपको नेगेटिव मिलना चाहिए या पॉजिटिव? जब रिएक्शन हो जाए, एड्जॉर्प्शन हो जाए, तो रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होनी चाहिए या पॉजिटिव? नेगेटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। तो डेल्टा एच भी कैसा होना चाहिए? डेल्टा एच भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू नेगेटिव है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, कम है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट। अब ये वैल्यू अगर ज्यादा नेगेटिव होगी और अब इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे
तो डेल्टा जी की वैल्यू जो निकल कर आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू निकल कर आएगी नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू कैसी निकल कर आएगी? नेगेटिव। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव निकलना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन प्रोसेस जब स्पॉन्टेनियस होगा जब डेल्टा एस नेगेटिव हो, टेम्परेचर लो हो और एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो, तब आपका डेल्टा जी नेगेटिव निकल कर आएगा। अगर आप चाहते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो, एडजॉर्प्शन हो जाए, तो रैंडमनेस कम होनी चाहिए। अगर रैंडमनेस सिस्टम की ज्यादा है तो डेल्टा जी हो सकता है पॉजिटिव हो जाए। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव लाना पड़ेगा। डेल्टा जी को नेगेटिव लाने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, डेल्टा एस नेगेटिव में आना चाहिए और डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन भी नेगेटिव में आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आई इतनी? अब इसको कैसे एक बार एक्सप्लेन करके देखेंगे। We know that the adsorption delta S is equal to negative. एंट्रोपी डिक्रीज होती है जब नेगेटिव होता है ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस एंड अकॉर्डिंग टू गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव फॉर एडजॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। ये नेगेटिव तो ये कम होता जाएगा तो टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, ये कम होगा तो टेम्परेचर अपने आप कम होगा। जहां रैंडमनेस ज्यादा होती है वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहां रैंडमनेस कम होती है वहां टेम्परेचर भी कम होता है। तो अगर ये वैल्यू कम होती जाएगी डेल्टा एस की और डेल्टा एस की वैल्यू का मल्टीप्लाई अगर आप टी में करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरी वैल्यू कम आएगी। तो ये अगर कम हो गया और ये भी अगर सिस्टम का माइनस में है तो डेल्टा जी अपने आप माइनस में आएगा और आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई सबको? यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? तो आपको इस इक्वेशन की हेल्प से इस आंसर को देना है कि वाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जब एडजॉर्प्शन होता है तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होने से टी डेल्टा एस नेगेटिव हो जाता है। और एडजॉर्प्शन जब होता है जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है, रिलीज हो जाती है, तो डेल्टा एच अपने आप नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा जी नेगेटिव होगा और जहां डेल्टा जी नेगेटिव और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, तो हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया, फीजिएबल हो गया। क्या कहानी समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, यहां तक की बात अगर क्लियर है, कहानी समझ आ गई लव? ठीक है, तो अगली क्लास में हम यहाँ से अब हमारा चैप्टर जो है वो थोड़ा सा, ये तो बेसिक चल रहा था इस चैप्टर का, बेसिक बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब चैप्टर आपका डिटेल में जाएगा, डेप्थ में जाएगा। तो यहाँ तक मैं अभी आपको इसकी फोटो खींचकर भेज देती हूँ, आप इतना एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, एनसीईआरटी सॉरी पीक्यूएस जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो पीक्यूएस थी उसकी आंसर की मैं